दोस्तों, सृजन सफ़र के नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आते हैं कोई नया व्यक्तित्व, कोई नई शख्सियत, जिनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं और जानते हैं उनके सफ़र के बारे में, सृजन के बारे में, उनके सरोकारों के बारे में, और सबसे बड़ी बात कि उनका जो रचनात्मक उनकी यात्रा रही वो किन किन पड़ावों से गुजरी है। हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज हमारी नई मेहमान हैं अर्चना सिन्हा। बिहार की रहने वाली अर्चना सिन्हा से हम बातचीत करेंगे उनकी यात्रा के बारे में, सफ़र के बारे में, उनके काम के बारे में, और सबसे अधिक उनकी उन चिंताओं के बारे में बात करेंगे जो अपने काम के दौरान उनको लगातार महसूस होती है। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले ये मुझे बताइए कि कला की दुनिया से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, और थोड़ी अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। कला का हम बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल से पास किए हैं, और उसके पहले भी और पीछे जाते हैं तो बरौनी में मेरे फादर का पोस्टिंग था, और हमको पढ़ने वढ़ने में बहुत मन नहीं लगता था, और घर में हम बड़ी बेटी थे उनके, तो हमको थोड़ा छूट था। और मेरा घर का भी पृष्ठभूमि ऐसा है कि वहाँ फ्रीडम था। हम लोग एक ज़मींदार फैमिली से हैं, माने भूमिहार में हम लोग जाने माने फैमिली हैं। तो मेरे फादर के पोस्टिंग के दौरान हम जब स्कूल से भाग के, एक मेरी मारवाड़ी फ्रेंड हुआ करती थी, उसके घर वो डिब्बी वाली कलर, पापा हमको कलरफुल बुक्स और ये सब ला के देते थे, कलर का डब्बा उब्बा, तो वो हम करते रहते थे। और स्कूल से बंक करके उसके घर पे जाके, जब स्कूल का टाइम हो जाता था तो हम घर आ जाते थे टाइम से घर वापस। तो स्कूल से कंप्लेन भी आता था कि ये पढ़ती उड़ती नहीं है, तो पापा बहुत नहीं डांटते थे। वो थोड़े माने बहुत कूल टाइप इंसान हैं, लेकिन मम्मी का बड़ा वर्चस्व था। वो तो शायद मेरे काम में वो बेलन आज भी आपको दिखेगा। मम्मी तो बेलन से मेरा पूरा पिटाई, घर में घुसने नहीं देंगे, पढ़ती लिखती नहीं है और ये दिन भर कहाँ रहती है। लेकिन पापा बोलते थे अच्छा ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं, आ जाओ आ जाओ। लेकिन मेरी मार तो खूब लगती थी मुझे। और फिर उसी तरह पापा का गांव मेरे फादर वेटनरी डिपार्टमेंट में थे, ब्लॉक में उनकी पोस्टिंग होती थी, तो गांव में होता था, तो मेरा पढ़ाई थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था। शायद ये भी एक कारण रहा होगा नहीं पढ़ने का। तो फिर फादर डिसाइड किए कि बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में इसका एडमिशन करा दे, जो कि उन दिनों मैंने गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा स्कूल माना जाता था और बहुत पैरवी से होता था। तो मेरा एडमिशन तो वहाँ हो गया। 6th क्लास में का एग्ज़ाम दे के आए थे, मतलब 7th में हो गया, और हम वहाँ पढ़ने लगे। तो वहाँ मेरी एक ड्राइंग टीचर थी पुष्पलता मेहता, जो पटना सिटी में चौधरी टोला की हैं। तो वो काम करते थे तो उनको बहुत पसंद आता था। कहीं कोई कंपटीशन हुआ तो वो हमको ही भेजती थी, जो मैंने और भी ड्राइंग की लड़कियाँ, तो हमको ज़रूर भेजती थी, और हम उनके प्रिय शिष्य में थे। क्योंकि वो हमको क्या पता क्यों ज़्यादा मानती थी, ये मुझे भी नहीं पता। उनको मेरे खाना से लेके सब चीज़ का बड़ा ख्याल पूछती थी। लंच की हो, हॉस्टल में रहती हो तो मेरा टिफ़िन है रखा हुआ, तुम कर लो। तो फिर ऐसे हम करने लगे और पेंटिंग कर रहे थे। वहीं हम फर्स्ट टाइम स्टिल लाइफ जाने। उसके पहले सिर्फ पेंटिंग करते थे, मतलब पेंटिंग का मतलब होता था कि ड्राइंग करना। जो उनका वो विज़न हमको आज भी मैं सबको बोलती हूँ कि आर्ट एक सुंदर ड्राइंग करना आर्ट नहीं है, ये एक विज़न है। और वो हमको पुष्पलता मेहता से ही शायद समझ में आया, क्योंकि वो मेरे सामने कुछ रख देती थी, अब बोलती थी अर्चना तुम इसको बनाओ, और वो बाहर से दरवाज़ा लगा के चली जाती थी। फिर वापस आई, पूछी कि तुम्हारा भी क्लास नहीं है क्या? तो बोले मैथ्स का क्लास है और हमको मैथ्स पढ़ना नहीं है। तो बोलती अच्छा कोई बात नहीं। तो वो भी मेरी फादर की तरह ही बहुत हमको डांटता वाटती नहीं थी, बोलती थी ठीक है तुम करो काम, हम बाहर से लगा के जाते हैं। और हम अकेले पेंटिंग सेक्शन में, बांकीपुर में एक पेंटिंग सेक्शन, एक रूम था प्रॉपर, जिसमें दरी लगा हुआ था और छोटा छोटा बेंच रखा हुआ था। तो पूरा एक ड्राइंग का ये था। तो अब हम आराम से अपना करते थे। ये सिलसिला मेरा मैथ्स और इंग्लिश में भी होने लगा। बाद में इंग्लिश की टीचर थी ग्लैडिस दी, जिनके हस्बैंड एसपी थे, बहुत कड़क, दोनों हस्बैंड वाइफ। उनके क्लास से भी हम भागते थे। तो बोलती थी कि वो लड़की दिखती नहीं है, वो कहाँ है। तो एक बार हमको खोज के कोई लाया कि वो ज़रूर पेंटिंग सेक्शन में होगी, तो वो लाई।
तो इस तरह करते करते हम 10th में आ गए। मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ और जब मैट्रिक का एग्ज़ाम हुआ तो मेरा मैथ्स में क्रॉस। अब मेरे फादर को बड़ा टेंशन कि मैथ्स तो पास कैसे करेगी। तो फिर एक आदमी बोर्ड ऑफिस में ही बताया कि इनका जो पेंटिंग है, और पेंटिंग में मेरा 99% था, 100 में 99। तो बोला कि नहीं, मैं इस पेंटिंग को हम कंपलसरी सब्जेक्ट में डाल देते हैं, अब मैथ्स को ऑप्शनल डाल। उस टाइम ऐसा था। तो मेरा पेंटिंग कंपलसरी में हो गया और हम पास कर गए। पास करके फिर फादर को, चूँकि मेरे घर में पढ़ाई का माहौल था, सारे लोग पढ़े लिखे, मेरा गांव ही पूरा पढ़ा लिखा गांव है। तो फिर फादर बोले कि अच्छा अब इंटर में मेरा विमेंस कॉलेज में एडमिशन हुआ, लेकिन कम मार्क्स के कारण हमको हॉस्टल नहीं मिल रहा था। तो फिर किसी ने बताया कि पेंटिंग ग्राउंड पे इनको हॉस्टल भी मिल जाएगा और एडमिशन भी हो जाएगा। तो पापा बोले ठीक है, कराते हैं एडमिशन। तो लेकिन जब वहाँ की सिस्टर को पता चला कि मार्क्स तो बहुत कम है, तो हॉस्टल भी देना और एडमिशन दोनों एक ही पेंटिंग ग्राउंड पे ऐसा नहीं हो सकता है। हम हॉस्टल तो दे देंगे लेकिन एडमिशन तो मुश्किल है। तो फिर पापा बोले कि चलो जेडी विमेंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया। इंटर में हुआ, लेकिन हुआ भी हॉस्टल नहीं मिला। तो और हमको हॉस्टल में ही रहना था क्योंकि फादर गांव में पोस्टिंग हो रहा था। तो फिर हम क्या हुआ कि सिद्धार्थ महिला कॉलेज एक नया खुला था, उसका नया हॉस्टल, वो बच्चों को ढूंढ के ला रहे थे। वो कहाँ था? वो बोरिंग रोड में ही। दोनों एक ही आदमी का कॉलेज है, सिद्धार्थ भी और जेडी विमेंस भी। तो फिर मेरा उसमें एडमिशन हो गया, हॉस्टल मिल गया और हम पढ़ने लगे। मतलब प्राइवेट कॉलेज? हाँ, प्राइवेट ही एफिलेटेड था। तो फिर मेरा एडमिशन हो गया, हम अपना पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते इंटर में जब आए तो देखिए दुर्भाग्य कि उस टाइम इंटरमीडिएट के हम फर्स्ट बैच थे। वो कॉपी मेरा खो गया, कुछ कॉपी रिजल्ट पेंडिंग में चला गया। और मेरा हम लॉजिक करके एक सब्जेक्ट होता था जो आगे चल के फिलॉसफी होता है, तो मेरा वो कॉपी बाढ़ कॉलेज में गया। और बाढ़ कॉलेज में मेरे चाचा, मेरे फादर के चचेरे भाई प्रोफेसर थे। तो पापा पूछे कि ज़रा इसका कॉपी पता लगाइए, ये रोल नंबर है कि पास वास की है कि नहीं। तो बोले पास तो कर गई है लेकिन इसको बेकार है पढ़ाना। एक आर्ट्स कॉलेज है म्यूजियम के पीछे, इसको वहीं एडमिशन करा दीजिए। और मेरा घर डाकबंगले पे है, लेकिन मुझे आर्ट्स कॉलेज नहीं पता था, उतना नज़दीक होने के कारण भी। लेकिन क्योंकि घर में सिर्फ पढ़ाई, तो हो गया एडमिशन। आर्ट्स कॉलेज आए तो आर्ट्स कॉलेज में मेरे सीनियर थे संजीव सिन्हा, जो मेरे चाचा के स्टूडेंट थे। तो बोले देखो मेरी भतीजी जा रही है, थोड़ा सा इसका ख्याल रखना। और संजोग ये रहा कि मैं जब फर्स्ट डे कॉलेज आई और कॉलेज के कॉरिडोर में फर्स्ट स्टेप डाल रही थी, तो संजीव सिन्हा और शैलेंद्र कुमार उधर से आ रहे थे। हम पूछे कि हमको संजीव सिन्हा से मिलना है, तो वो हंस रहे, क्या तुम कामेश्वर बाबू की भतीजी हो? तो हम बोले हाँ। फिर ऐसे आर्ट्स कॉलेज आ गए। और आर्ट्स कॉलेज में उस टाइम 30 सीट होता था और हम लोग 500-600 कैंडिडेट होते थे। तो हम एडमिशन दिए, मैंने इंटरव्यू दिए। पांडे सुरेंद्र पूछे कि तुम आर्ट्स में आई हो, कोई महिला कलाकार का नाम जानती हो? हम कहीं से सुने थे अमृता शेरगिल को, एक महिला कलाकार है, लेकिन उस टाइम चूँकि स्कूल से पेंटिंग का बहुत ये नहीं था नॉलेज। तो बताए तो वो बोले कि ठीक है, तब तो तुम जानती ही हो, चलो आ जाओ कॉलेज। और मेरा एडमिशन हो गया और मैं पढ़ने। ये किस साल की बात? ये 85 में। हाँ हाँ, आपका बैच 85-90? हाँ 84 कहिए, रजिस्ट्रेशन 84 में हुआ, जो भी उसको समझिए, लेकिन क्लास शुरू हुआ 85 से। तो आपके बैचमेट लोग कौन कौन थे? माहौल कैसा था कॉलेज? कॉलेज का माहौल मेरे घर के हिसाब से अच्छा नहीं था। मेरे घर वाले भी, मेरी कजन सिस्टर लोग आती, बोलती तुम इन लोगों के साथ कैसे पढ़ोगी। लेकिन चूँकि हम एक कलाकार टाइप नेचर के थे बचपन से ही, तो हमको बहुत बुरा नहीं लगता था। हमको लगता था अरे हम देख लेंगे इन लोग को। और इन लोगों को मतलब क्या आशा? लड़के सब बहुत गांव वाले और बहुत माने एक क्या उसको बोले, बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से नहीं, तो हमको थोड़ा सा बैठने उठने में भी थोड़ा अजीब लगता है। क्लास का भी डिफरेंस था क्या? क्लास का डिफरेंस था, क्योंकि मेरा और मेरी फैमिली का थोड़ा सा अपर मतलब था, और यहाँ जनरली सब लोअर मिडिल क्लास लोग के थे।
तो लेकिन फिर भी हमको अच्छा लगता था क्योंकि हमको वहाँ फ्रीडम मिल रहा था और मेरा नेचर ही वैसा है क्योंकि मुझे बंधन बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर आए और अपना रहने लगे। तो वो लड़के लोग, उन लोग को लगे कि ये लड़की हमसे इतना फ्री होके बात करती है, तो सभी लड़के कुछ ना कुछ उनको मुझसे मैंने अपेक्षा होती थी। तो मुझे लगता था कि मैं तो ऐसा कुछ सोच ही नहीं रही हूँ क्योंकि मेरे नेचर में वो रचा बसा था। मतलब खुलापन था और उसको वो लोग गलत वे में सोचते थे। तो पढ़ रहे थे, ऐसे पढ़ते पढ़ते तो हम लोग 2-3 लड़कियां एडमिशन लिए तो बाकी 2 चली गई, अकेले हम बच गए। ये पूरे बैच में अकेली लड़की? हाँ, ये एक और ये हो गया, घटना घट गया कि एक तो इतना फ्री और ऊपर से 30 लड़कों के बीच में अकेले लड़की। जिस दिन हम क्लास नहीं जाए तो सब बोले क्या बात है अर्चना, कल तुम क्यों नहीं? सारे लोग पूछते थे। तो हमको लगता तो वो अच्छा भी लगता था और थोड़ा सोचते भी थे कि सब क्यों पूछते हैं। अच्छा इसलिए लगता था कि लोग मेरे बारे में, मैंने सबको उत्सुकता है। और जब सवेरे हॉल खुला तो हम भी बड़ा उत्सुकता से अपने प्रिंट के पास देख रहे हैं तो मेरिट अवार्ड लिखा हुआ है। तो हमको बहुत शौक लगा, वहीं से झटका लगने लगा कि आर्ट में भी लोग दबाते हैं, जबकि ये एक ऐसा विधा है जिसमें कि बहुत मैंने दिल से जुड़ा हुआ। इसमें पैरवी की ज़रूरत नहीं है, इसमें आईएएस जॉब नहीं करना है, कुछ वैसा नहीं करना है, आईएएस नहीं बनना है किसी को, तो इसलिए इसमें पैरवी नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। लेकिन वहाँ से ही हमको समझ में आ गया कि आर्ट में भी ये सब चलता है। और फिर मैं अपने सीनियर के साथ ज़्यादा बैठती थी क्योंकि सीनियर लोग काम करते थे, जूनियर तो मेरे ही बराबर के थे, तो वो तो जितना हम करते थे उतना वो करते थे। और सीनियर बड़ा बड़ा काम करते थे तो हमको भी अच्छा लगता था, तो हम उनसे भी बड़ा करने लगे। सब प्रिंट हाफ सीट में निकालता था, फुल सीट में तो हम 4 फीट का निकालने लगा। हमको लगा कि अरे बड़ा अगर अच्छा होता है तो हम बड़ा ही कर लेते हैं, जबकि हम फिजिकली बहुत वीक थे, बहुत दुबले पतले। तो शर्मा सर हमेशा बोलते थे अरे तुम तो अपने से बड़ा प्रिंट निकाल देती हो। श्याम शर्मा? हाँ, श्याम शर्मा बोलते थे। जब हम सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दिए तो पूछे कि सर पास कीजिएगा। उस टाइम लिनेनियम प्रिंट होता था जो फर्स्ट ईयर में निकाला जाता है, और हम वुड प्रिंट निकाल दिए। तो हम पूछे कि सर पास कर जाएंगे ना, क्योंकि हमको तो 2 बार फेल कर चुके थे तो हमको डर लगा हुआ था। तो सर बोले पास तो करना ही पड़ेगा, कि अब हम पूछ रहे हैं इंटर और ग्रेजुएशन का क्वेश्चन, तुम एमए का आंसर दे रही हो, तो इतना तो लोग गेस करेगा कि इसको पहले भी जानते होगी, तो हमको तो पास करना ही पड़ेगा। तो हम ये आज तक याद रखे हुए हैं कि मैंने एमए का आंसर हम दिए, क्वेश्चन है ग्रेजुएशन का और हम दिए एमए का। तो ऐसे ही काम करते रहे। फिर आर्ट्स को मेरी शादी की बात आई तो फादर लोग मेरे लिए लड़का ढूंढने लगे, आर्मी का लड़का। और वहाँ भी आया इंग्लिश का प्रॉब्लम, एक लड़के से फाइनल भी हो गई शादी। भाई इंग्लिश आना चाहिए, पापा बोले थोड़ा सा इंग्लिश का कोचिंग कर लो फिर ठीक रहेगा। हम बोले नहीं ये तो नहीं होगा डैडी। हम डैडी बोलते हैं फादर को, तो हम बोले नहीं डैडी ये नहीं हम कर पाएंगे। तो पापा बोले कैसे होगा, तो और तुम बोलती हो कि तुमको फ्रीडम भी चाहिए, तो आर्मी वाले में तो ये सब तुमको मिलेगा। तो फिर नहीं हुआ। फिर समय बीतता गया। फिर अब हो गया कि घर में बड़े थे, शादी होना ही है। तो हम बोले हम तो आर्टिस्ट से शादी करेंगे। तो फादर बोले भूमिहार में तो आर्टिस्ट नहीं होता है, और अपने घर में तो देख रही हो सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आर्टिस्ट लोग तो है ही नहीं कोई। हम बोले हम करेंगे। तो बोले कि कैसे होगा, फिर बाकी बहनों का भी प्रॉब्लम होगा। हम बोले कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समय बदल गया, सब कुछ बदल भी जाएगा। तो ऐसे करके हम आर्टिस्ट से शादी हो गई मेरी। किस साल शादी हुई? शादी 91 में, मैं पास करने के बाद। मेरा ये विचार था कि बीच में शादी नहीं करना है, ग्रेजुएशन कर ले, क्योंकि मेरे घर में मेरे बड़े चाचा बोलते थे कि लड़कियों को बिना ग्रेजुएशन का शादी मत करो, ताकि वो एक खास जगह तक पढ़ाई कर लें। अगर पहले कर दोगी तो ससुराल वाले पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। तो मेरे घर में वही पढ़ाई का चूँकि माहौल था, तो था कि बिना ग्रेजुएशन की लड़की के भी शादी नहीं होगी, तो हमको ग्रेजुएशन। क्या इसको लेके घर में या परिवार में या समाज में कोई दिक्कत भी हुई, परेशानी भी हुई आपको? किस चीज़ को? शादी को लेकर? हाँ बहुत ज़्यादा। आज तक बहुत लोग नाराज़ है, बहुत लोग आज भी हमको बहुत अच्छे से नहीं देखते हैं, लेकिन उन सभी लोगों को हम साबित कर दिए कि हम आपसे बेहतर हैं।
आप अपने काम से। हाँ, अपने काम से और अपने पहचान से। आप सिर्फ कास्ट को लेके चल रहे हैं, एक समाज को लेके, हम पूरे समाज के लिए हैं। तो उनको ये साबित करके हम दिखाए जितना हो सका हमसे। हम ये तो नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा कुछ कर लिए, जितना हमसे हो सका वो हम किए। तो ये बताइए कि जब आपकी कॉलेज से पास हो गई, फिर कॉलेज से फिर शादी हो गई, तो आपने ज़्यादा अपने प्रिंट मेकिंग से आपने बताया कि छापा कला से, फिर पेंटिंग की तरफ किस में आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस की? पेंटिंग, छापा कला या क्या, या स्कल्पचर, किस में? नहीं, वो सब भी था। चूँकि जैसे आप कोई भी 10th हो, ग्रेजुएशन हो, तो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ते, तो पेंटिंग का सब सब्जेक्ट है, तो पढ़ना तो सबको है, तो सब में कंफर्टेबल थे। प्रिंट इसलिए करते थे कि वो थोड़ा मेरे दिमाग में था कि पेंटिंग करेंगे तो एक होगा, और प्रिंट एक ही का 4 निकलता है, तो मेरा 4 मेरे पास हो रहा है, तो हम 4 लोगों को बेच सकते हैं, दे सकते हैं। तो जो उसका मतलब संख्या बढ़ जा रहा था, उसके कारण। तो आप सबसे ज़्यादा सहज किस में महसूस? दोनों में। हाँ हाँ, दोनों में। तो ये बताइए कि आपका जो काम था, जैसे आपने बताया कि धीरे धीरे उसकी एक पहचान बनने लगी, तो कब टर्निंग पॉइंट आपके जीवन में, कला के जीवन में कब मानती है, कब लगा कि मेरी पहचान बनने? वो तो हम मैंने सेकेंड ईयर से ही हम मेरी पहचान बनने लगी कि फर्स्ट ऑल इंडिया वीमेंस एग्जीबिशन हुआ उदयपुर में, तो मेरा हुआ और मेरी सीनियर का हुआ। तो लगा कि मैं तो सेकेंड ईयर में, ये तो फाइनल ईयर में, और इनके साथ मैं compete कर रही हूँ। वो हुआ। उससे भी पहले सेकेंड ईयर में हमको गवर्नर ने वाटर कलर में गोल्ड मेडल मिला, तो वहाँ से ही शुरू हो गया। फिर स्टेट लेवल वाला एग्जीबिशन हुआ, उसमें मिला, फिर ये उदयपुर वाला हुआ, फिर ललित कला के तरफ से बहुत सारा मेरा परचेज किया गया। ललित कला में मेरा बहुत कलेक्शन है। अच्छा, ललित कला ने आपके कामों को खरीदा? हाँ, खरीदा, बहुत काम। ये कब की बात है? ये 87-88 की। हाँ, पढ़ाई के दौरान ही दिल्ली ललित कला, फिर भुवनेश्वर ललित कला में भी मेरा है काम। फिर इसी तरह 87 में मेरा जहांगीर में ग्रुप शो हुआ। हम लोग 3 लोग थे, मेरे बैचमेट थे सब, और जब ग्रुप शो किए तो ग्रुप शो में क्या हुआ कि कोई बायर आया जो कामों को देखा और देखा, पसंद किया और बोला कि ऐसा करो तुम लोग कल, हम लोग को पता नहीं था कि ये कौन है, तो बोला एयर इंडिया के ऑफिस आ जाना, अर्चना तुम भी आ जाना, और उन लोग को बोला आप लोग भी आ सकते तो आ जाइए, लेकिन इनका काम हमको लेना है। तो जो मेरे दोस्त थे वो हमको धोखा दिए सब, जबकि उनको हम मुंबई में मेरी बहन रहती थी, उनके घर ही उनको ठहराए थे। तो जब हम लोग को जाना है करीब 2:30 से 3 बजे के बीच, और हम लड़की थे पटना में, छोटे से शहर के, तो जब हमको जाना था तो मैं अपनी बहन को बोली कि कला दीदी ऐसे से हमको जाना है, कहाँ पर है ये? बोले नरीमन पॉइंट पे है ऑफिस। वो चूँकि वहीं रहती थी, तो हम जाने के लिए हम और अपने फादर के साथ गए। जैसे ही हम घुसे तो देख रहे हैं कि मेरे दोनों मित्र हमसे पहले बैठे हुए हैं। तो और हम इंग्लिश तो मुझे आती नहीं थी, इंग्लिश मैं बोल ही नहीं सकती। एक मेरा फ्रेंड था जो वो इंग्लिश ज़्यादा बोलता था, तो वो बात क्या आ जाओ, तो हम समझ में नहीं आया। तो मेरे फादर हम लोग के दोनों के बीच में बात को कन्वे कर रहे थे। तो बोला आप अपना वर्क लाई हैं तो चलिए दिखाइए। तो मैं वर्क दिखाई, मेरा 2 वर्क रख लिया वो, और बोला ठीक है आपका पेमेंट आपके अकाउंट में चला जाएगा। तो हम फादर का अकाउंट नंबर दिए और वहाँ से निकल गए। अब जब उन लोग को ये पता चल गया कि इसका तो वर्क बिक गया, और वो लोग आए थे टैक्सी से अकेले, और अब जाना है उनको मेरे टैक्सी से, क्योंकि मेरा वर्क बिका है और पैसा हम देंगे। तो हम ले चलो, ये चलता है दोस्तों के बीच में इतना, और उन्हीं लोग के एफर्ट से तो मेरा शो जहांगीर में हुआ था, तो इतना चलता है। तो कि ऐसे ऐसे वहीं से धोखाधड़ी मुझे समझ आने लगा। एक तो चूँकि नेशनल वाले में हुआ, दूसरा ये हुआ, तो ऐसे ही समय बीतता रहा। ये बताइए कि आप मतलब बहुत सारी प्रदर्शनी हुई आपकी, दिल्ली, मुंबई, कई जगह आपका प्रदर्शन, तो ज़्यादातर आप क्या बनाना पसंद करती थी? जैसे मैंने आपका जो कुछ काम देखा है, तो जैसे बेलना वाला और चकला वाला, तो उसमें एक ट्रेडिशनल जो हम लोग की दुनिया है, पारंपरिक छवियां हैं,
हालांकि कुछ नए ढंग की गांधी वाली छवि आपकी बिल्कुल, तो पारंपरिक छवि ऐसा लगता है कि ज़्यादा ट्रेडिशनल इमेज आपको ज़्यादा पसंद है। नहीं, उसके पहले हम झोपड़ी पे ज़्यादा काम करते थे। उसका रीज़न एक तो मेरा गांव में हम जब गरीबों का घर देखते थे तो हमको लगता था हम लोग इतने बड़े घर में रहते हैं और इन लोग का घर, लेकिन वो घर हमको बहुत प्यारा लगता था। जो आज भी मेरे कॉन्सेप्ट में है कि घर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा हो लेकिन सुंदर हो। तो वो घर हम झोपड़ी बनाने लगे। वुड प्रिंट में जितना काम आप देखिएगा मेरा सारा झोपड़ी पे इसी अभी भी वहाँ मैंने देखा आपका वो झोपड़ी का वाला। उसी का डिफरेंट है। वो गांव से है वो आपने? गांव से, चूँकि फादर का ट्रांसफ़र भी गांव होता था तो घूमना भी गांव था। और फिर सेकंड थर्ड ईयर में वही दीपायतन के डायरेक्टर थे, वो कैंप वैम्प ट्राइबल में ले गए तो उधर भी गए, तो उधर भी झोपड़ी ट्राइबल्स का देखे तो अच्छा लगता था। फिर समय बदलते गया, फिर हम जैसे पेंटिंग पर शिफ्ट किए, तो पेंटिंग पर शिफ्ट किए तो मैंने पेंटिंग शिफ्ट किए इधर 15 सालों में। उसके पहले वुड ही हाँ, वुड ही, बस इतना काम करते थे कि पास कर जाए एग्जाम में, असाइनमेंट जमा करना होता था, बस उतना ही करते थे। लेकिन ज़्यादा टाइम वुड प्रिंट, और वुड प्रिंट भी करने का रीज़न था कि ग्राफिक सेक्शन में हमको बहुत देर टिके रहने नहीं मिलता था, चूँकि स्टूडेंट थे और वही हमको फ्रीडम वाला, हमको काम करने का मन है तो करना है, तो वो हम क्लासरूम में अपना सब सामान रखते थे और अपने करते थे। जो वहाँ का प्यून हमको बहुत फेवर करता था, कॉलेज आवर के बाद भी वो हमको करने देता था और हम करीब 6 बजे तक काम करते थे कॉलेज में। उसके बाद घर जाते थे। मेरी माँ हमेशा ये कोट भी करती थी, तुम जितना मेहनत करती हो इतना में तो IAS बन जाती। उनको बड़ा लगता था कि 6 बजे तक कोई बच्चा कॉलेज रहता है, लेकिन हम रहते थे अकेले, कोई फ्रेंड नहीं, कोई नहीं, मैं सिंगल लड़की अकेले पूरे कॉलेज में, और काम करते थे। 6 बजे हम घर जाते थे। तो ये अर्चना जी बताइए कि जब आप काम, आपने बताया कि झोपड़ी आपको बहुत पसंद था क्योंकि गांव में देखा, इसके अलावा और क्या ज़्यादा? उसके बाद पावर की बात आई। फिर मुझे लगने लगा कि लोग हमको लड़की समझ के इग्नोर करते हैं, तो लगा कि नहीं, मेरे पास वो पावर है। आप दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी सारी तो देवी ही हैं, और मैं उन लोगों से कम कैसे हूँ? मैं भी लड़की हूँ तो मेरे पास भी पावर है। तो हमको लगा कि नहीं, पावर को लेके काम किया जा सकता है। और सिंदूर एक नया, मतलब क्या विमेन पावर या पावर? हाँ, पावर से उसमें के प्रति क्या आकर्षित? वो हमको एक मतलब हिम्मत देता था। उसके विजन को सोच के ही हमको बहुत अच्छा लगता था। जैसे सिंदूर है क्या, फर्स्ट टाइम जब हम सिंदूर वाला पेंटिंग शुरू किए, अपने गांव जा रहे थे तो रास्ते में एक नाला के पास देखे कि 2 ईंटा लगा के सिंदूर लगा के कोई पूजा कर। हम बोले इसमें इतना पावर है कि नाला के पास वो मंदिर का निर्माण कर दिया। और हाँ, सिंदूर, एक सिर्फ सिंदूर काटे, तो हमको लगा कि सिंदूर में इतना पावर है। और ये रेड कलर, वो मेरे नेचर के साथ थोड़ा उत्तेजना वाला, जो हमको शक्ति देता है, और हम बहुत ज़्यादा इसीलिए उत्तेजित भी शायद कभी कभी हो जाते हैं, तो मुझे रेड कलर बहुत पसंद है। तो हाँ, तो लाल रंग पर आएंगे। आपने एक शक्ति श्रृंखला भी की है ना? हाँ, शक्ति श्रृंखला वो दुर्गा को लेके ही काम किए। मतलब सिंदूर को मैं एक दूसरे से रिलेशन कामों को, सिंदूर क्या है, देवी क्या है, मंत्र क्या है, मंत्र भी एक शक्ति ही है। तो जो कि मेरे कैनवस पे आप देखिएगा कि अभी हम बहुत लेटर लिखते हैं। हाँ, और मंत्र श्रृंखला भी है। हाँ, मंत्र श्रृंखला भी है। उसमें माने भगवान से ही रिलेटेड सब ज़्यादा रहता है। उसका भी रीज़न है कि मेरे घर में पूजा पाठ भी बहुत होता था। मेरी माँ बहुत धार्मिक थी, फादर भी करते हैं, और हम लोग का अपना ठाकुरवाड़ी है गाँव में, जो सिर्फ हम लोग के, मेरे फैमिली का है। उसमें बाहर मतलब निजी है? हाँ, निजी है, तो बड़ा ठाकुरवाड़ी है। तो हम लोग बचपन से पूजा पाठ देखते आए हैं, तो वो सब लेके मंत्रों को देखते थे, पूजा करने का ये विधि देखते थे। तो हमको अभी भी हम जब काम करते हैं तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम सवेरे में क्यों निकले, तो हमको लगता है नहीं, हम नहा धो के बैठते हैं। हम घर के काम से फ्री हो जाते हैं, नहा के फिर बैठते हैं काम करने के लिए। अब जैसे ये आपने बताया कि लाल रंग आपको बहुत पसंद है, तो अमूमन जैसे पारंपरिक जो धार्मिक जो हम लोग की छवियाँ हैं उसमें भी लाल रंग काफ़ी आता है। हाँ। सिंदूर है, जैसे लाल रंग का कपड़ा बांध रहे हैं, लाल रंग का धागा बांध रहे हैं,
तो क्या लाल रंग के प्रति क्या कोई और भी अतिरिक्त परंपरा से प्राप्त है या कुछ और? नहीं नहीं, ये एक शक्ति का स्वरूप है, इसीलिए लड़कियों को मैंने लाल रंग ही पर। और लाल रंग जब आप देखते हैं ना तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए नई दुल्हन को लाल रंग का कपड़ा पहनाया जाता है। जो सामने वाला भी देखेगा उसको भी ऊर्जा का संचार होगा। तो इसीलिए लाल तो हमको लगता है कि अगर वैसा है तो हम कैनवस में भी देंगे तो शायद लोगों को पसंद आएगा। जबकि बहुत लोग बोलते हैं लाल रंग तुम कैसे कैनवस में लगा देती हो, लेकिन हम लगाते हैं। तो ये बताइए कि जैसे एक आप काम कर रही हैं ट्रायंगल सीरीज पर भी मैंने कुछ देखा, त्रिकोण पर, तो इसमें क्या आपको ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म की तरफ क्यों गई? ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म नहीं है। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री, हर भाग उसका 180 डिग्री में बटा हुआ है। तो जैसे आप मान लीजिए कि परिवार का एक व्यक्ति है, अगर हस्बैंड है, वो अगर सोच रहा है कि हम ही सबसे इम्पोर्टेंट, तो नहीं, वो भी 180 हम भी हैं, और 180 मेरा बच्चा भी है। ट्रायंगल मीन्स ये है, सब लोग बराबर है। जो पहले पुरुष मानसिकता था कि नहीं, माने पुरुष का ही सब कुछ होता है, सारा घर उसका है, हम कहते हैं नहीं, 180 डिग्री है। आप 180 हैं तो फिर 180 हम भी हैं। तो ट्रायंगल का ये भी मीनिंग है। एक मीनिंग ये भी है कि आप जितना भी पिंड वुंड देखेंगे, समाधि, पिंड नहीं समाधि, सब वो भी ट्रायंगल शेप में ही रहता है। पिरामिड वो भी ट्रायंगल शेप में ही रहता है। तो और एक अभी नया नया खाने का चीज़ जो हम बनाए हैं समोसा, तो वो भी ट्रायंगल ही है। शायद टेराकोटा। हाँ, टेराकोटा में, और फाइबर ग्लास में भी है। हाँ, वो अभी मेरा लगेगा आने वाले शो में। तो वो भी एक ट्रायंगल ही है। तो लोग जिसको सिंपल समोसा समझते हैं, वो सिर्फ समोसा नहीं है, हाँ ट्रायंगल है। और अभी किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? अभी जो हमने आपका काम देखा जिसमें कई तरह की इमेजेज हैं उसमें। हाँ, तो वही अभी लेटेस्ट मेरा 3-4 मैंने कैनवस हम अभी ट्रायंगल पे ही कर रहे हैं। पहले उसको पिंड स्वरूप कर रहे थे। अभी लेटेस्ट काम मैंने आप शायद देखे होंगे, तो उसमें हम बुद्ध को लेके काम कर रहे हैं। बुद्ध का एक मंदिर का शेप है बीच में, और उनके 2 जो प्रिय शिष्य थे वो हैं, अब बाकी जो उनके और सब चेले थे वो सब हैं, वो ट्रायंगल के रूप में उनको दिखाए हैं। ये बताइए अर्चना जी कि जैसे बिहार एक थोड़ा सा कहें कि पारंपरिक फ्यूडल सोसाइटी है, लड़कियां बहुत कम निकल के आई हैं आर्ट फील्ड में। तो बतौर एक तो आर्टिस्ट, आपने बताया कि निजी ज़िंदगी में जो चुनौती हुई, बतौर आर्टिस्ट आपको, कलाकार, आपको क्या दिक्कत महसूस होती एज ए वीमेन आर्टिस्ट, जो पुरुष आर्टिस्ट को शायद नहीं झेलना पड़ता? वही, जैसे कि अब मेरे आर्ट फील्ड में ग्लैमर है तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा लोग उसको ग्लैमरस दिखाते हैं। जहाँ तक बात हुआ कि आप पार्टी होती है, लेट नाइट पार्टी, तो वही महिलाएं जा सकती जो उस पार्टी में अटेंड करें, और वहाँ पे 10 तरह के लोग होते हैं। तो भाई हम वैसे नेचर के नहीं, हम फ्री ज़रूर हैं, लेकिन एक दायरा है मेरा, यहीं तक हम फ्री होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उन सब चीज़ों के लिए हमको झेलना पड़ता है, हम शायद पीछे रह जाते हैं, क्योंकि हम उन लोग से वो गप नहीं कर पाते हैं जो सब लोग करते हैं। मतलब एक आपको लगता है कि नेटवर्क बनाने में? हाँ, नेटवर्किंग में मेरा प्रॉब्लम होता है। और हमको ये भी नहीं लगता है कि वो लोग उस टाइम काम की बात करते हैं, उस टाइम हंसी मजाक ज़्यादा होता है और एक दूसरे का खिंचाई ही होता है। लेकिन लोग कहते हैं कि तुम क्या करोगी, तुम तो उस पार्टी में जा नहीं सकती हो। तो ये चीज़ लोगों का जो कहना है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और वो हमको झेलना भी पड़ता है। तो अब थोड़ा ये बताइए कि जैसे आपने जब आर्ट कॉलेज में पढ़ती थी, तब की दुनिया, लगभग अब 4 दशक बीतने जा रहे हैं, और अभी जो बिहार का जो कला परिदृश्य है, महिलाओं के दृष्टिकोण से कोई परिवर्तन दिखता है? तब जैसे आप बता रही थी कि अपने कॉलेज में अपने बैच में अकेली लड़की थी, बहुत बदल, और अब क्या बदल? बहुत बदल गया। हम जैसे घर से निकलते थे, उस टाइम लालू जी का रीजन था, शाम में अगर 6 बजे जाते, मेरे फादर का हार्ट बीट बढ़ जाता था, वो घर में टहलने लगते थे कि अभी तक कॉलेज से नहीं आई। और उस टाइम यूनिवर्सिटी बस चला करता था, हम यूनिवर्सिटी बस में भी जाते थे, जबकि मेरे घर से लड़कियां बस में नहीं जाती थी। लेकिन आर्ट में चूँकि पैसा ज़्यादा लग रहा था, तो मेरी मदर का कहना था कि कोई बात नहीं है, क्या वो भी तो किसी घर के लड़के हैं, तो हम जाते थे। तो उस टाइम कभी 1-2 बार ऐसा कुछ घटना भी घटा हमको, तो वो सब हम आजकल की लड़कियों को वो नहीं है।
वो आराम से कहीं भी जा सकती हैं, आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा खुला माहौल। बहुत खुला है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही ज़्यादा खुल गया। समाज के स्तर पर कला के फील्ड में क्या है, क्या परिवर्तन था? कला के फील्ड में भी हुआ। अभी लोग काम करते हैं, अभी कॉपी वर्क बहुत हो रहा है। आप दुनिया से जुड़ गए। पहले आप किताब पढ़ते थे तब उस आर्टिस्ट का काम देखते थे, तो आपके काम पर उतना असर उन आर्टिस्ट का नहीं आता था। लेकिन अभी आप काम अपने स्टूडियो में कर रहे हैं, किताब खोल के बैठे हुए हैं, मोबाइल खोल के, नेट खोल के बैठे हुए हैं, 2 लाइन उधर से ले लिए, 2 लाइन उधर से ले लिए, एक नया काम परोस दिए। तो ये चीज़ है, और मेरे समय में ये चीज़ नहीं था। जो भी करना है आपके अपने दिमाग की उपज होगी वो। तो जैसे आपका कहना है कि जो डिजिटल दुनिया आई या बहुत सारा आप एक्सपोजर हो गया, तो इसका काम पर असर बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। उसको हमको लगता है बस इतना ही फ़ायदा हुआ कि आप दुनिया से जुड़ गए, लेकिन काम का स्तर गिर गया। क्योंकि आर्ट क्या है, आपके माने दिल से जुड़ा हुआ चीज़ है, तो आप जो फील कीजिएगा वो बनाइएगा। लेकिन हुआ तो आप वो फील ही नहीं कर रहे हैं, आप तो दूसरे का कैनवस देख के आप बना रहे हैं, वो तो आप दूसरे के आर्ट को कॉपी कर रहे हैं। और बिहार में जैसे आपके काम को पसंद करने वाले लोग प्रदेश में ज़्यादा हैं या बाहर हैं, और बिक्री का कैसा रहा? मुझे बिक्री का कभी बहुत लालच भी नहीं रहा। बस इतना सोचते हैं कि कुछ बिक जाए तो मेरा कलर बरस खरीदा जाए अपने पैसे से। मैं ये सब पैसा अपने हस्बैंड से नहीं लेना चाहती हूँ। इतना हो कि मैं अपना आर्ट का पैसा मैं अपने आर्ट से निकाल लूँ बस। और बहुत बिकना, कोई आर्ट बहुत अच्छा होगा ऐसा नहीं है। वो मार्केटिंग एक अलग पहलू है, वो जिसको मार्केटिंग आएगा वो बेच लेगा। आपके काम पर आप किन महिला चित्रकारों या कलाकारों से ज़्यादा प्रभावित रही? वही अमृता शेरगिल का ही, क्योंकि वो भी गांव से रिलेटेड काम करती थी, और उनके कामों में भी देखिएगा कि रेड कलर का बहुत प्रयोग है। और वो भी शायद कहीं ना कहीं मेरी तरह बहुत फ्री थी। जो अभी लोग हमको कह देते हैं, कोई कुछ बोल देता है, कोई अभी अब कुछ दिन पहले इस फेस्टिवल के बोले, अरे आप बोलिए ना मैडम। हम बोले क्यों? हम बोले तो आप शेरनी की तरह। हम बोले ये कौन सा वर्ड हुआ? हम बोले नहीं, तब तो हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे। हम अपनी हक रखते हैं, लेकिन कोई हमको ज़बरदस्ती कुछ हमसे बुलवाना चाहे वो हम नहीं कर सकते हैं। ये तो जैसे बिहार के कला परिदृश्य पर, बिहार में बहुत सारा कला संस्कृति युवा विभाग है, ललित कला अकादमी है, तो ये क्या महिलाओं को थोड़ा अलग से प्रमोट करने के लिए, जैसे महिला सशक्तिकरण की सरकार बात करती है, पंचायत में आरक्षण देती है, कई तरह, क्या लगता है कि महिला कलाकारों को थोड़ा प्रमोट करने के लिए कुछ करती है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। उसके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी ललित कला का गठन हो रहा है, तो हम बोलते देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम प्रेसिडेंट नहीं हो सकते हैं, आपको लगता है हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है तो वाइस प्रेसिडेंट किसी भी वीमेन को दीजिए, हमको ही मत दीजिए, किसी को भी दीजिए। आप बोल रहे हैं 35% रिजर्वेशन महिलाओं को है, तो हमको कहाँ मिल रहा है? आप मेंबर बना के खुश कर देते हैं, और वो भी 1-2 जो कॉलेज में पढ़ा रही, उनको तो बनना ही नहीं चाहिए। जो कॉलेज में पढ़ा रही हैं वो तो ऑलरेडी कॉलेज में है। जो फ्रीलांस आर्टिस्ट काम कर रहा है उसको बनाइए ना, क्योंकि वो अपना समय इधर दे रहा, आप तो जॉब करके पैसा कमा रहे हैं। तो कुछ नहीं हो रहा है महिलाओं के लिए। तो ये जो फील्ड है कला का, पूरा पुरुष दबदबे वाला है? हाँ, एकदम दबदबे वाला है। अगर कोई महिलाएं थोड़ा सा आगे बढ़ती हैं तो उनको लोग उनके कैरेक्टर को लेके, उनके नेचर को लेके, उनके फैमिली को लेके कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखाते हैं। अब जब 10 पुरुष कलाकार को देखिएगा बातचीत करते, तो उनका यही गॉसिप का टॉपिक होता है। अगर मान लीजिए कोई है भी गलत, ये कोई, वो पुरुष भी हो सकता है, वो महिला भी हो सकता है, लेकिन आप आर्ट में उसका डिस्कशन नहीं होना चाहिए। वो उसका निजी मामला है, तो निजी मामले को आप प्रोफेशनल मामले में क्यों लाइएगा? बिल्कुल। एक और ये बता कि जैसे आपके अलावा बिहार में ऐसी जो बिहार में रह रही हैं, कौन सी ऐसी महिला कलाकार हैं आपके अलावा जो आपको लगता है कि ठीक ठाक काम कर रहे हैं? एक राखी है, अनीता है, ये लोग है 2, और तो कोई वैसे नहीं, आर्ट्स कॉलेज से है नहीं। जो बाहर से आई हैं उन लोग का काम मैं कैसे बुरा भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आर्ट का कोई अच्छा और बुरा का पैमाना नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा कैलेंडर टाइप लगता है। हाँ, तो जैसे आपके हिसाब से क्या चीज़ कैलेंडर को आर्ट से अलग करती है? उसमें उनके रंग्स को, उनके मोटिव्स को,
जो कि हम जो सोचते हैं उन सब चीज़ों से हट के सोचते हैं, और वो लोग कहीं ना कहीं से कॉपी करते हैं। वो ऐसा बनाते हैं कि लोग उनका खरीद ले और उनके किसी के ड्राइंग रूम में वो टंग जाए। मतलब बाजार को का ख्याल रख के जाना। हाँ हाँ। आपने अमृता शेरगिल की बात की, तो अमृता शेरगिल के काम में जैसे ग्रामीण महिलाओं के दुख है, तकलीफ़ है, आती है, आपके काम में धार्मिक छवियाँ बहुत हैं, रिलीजियस बिंब हैं, ग्रामीण महिला हैं, और घरेलू जो चीज़ें हैं महिलाओं की वो ज़्यादा है। बाहर की दुनिया क्या आपको लगता है कि और ज़्यादा होना चाहिए था आपकी कृतियों में? नहीं, आर्ट में वैसा कुछ नहीं होता है, बाहर का दुनिया और अंदर का कुछ नहीं होता है। चूँकि हम एक मतलब वाइफ भी हैं, एक माँ भी हैं, तो वो घर में हम जब काम करते रहते हैं तो लोग सोचता है कि अर्चना तो आज भी किचन में काम कर रही है, तो लेकिन नहीं, किचन में भी जब हम काम करते हैं तो वहाँ भी मेरा दिमाग चलते रहता है। दिमाग कभी रुकता नहीं है। अभी आपके पास बैठे हुए मेरा दिमाग कहीं और चल रहा है, तो उस टाइम भी हम आर्ट सोचते हैं, तो हम अपने आसपास की चीज़ों में आर्ट ढूंढते हैं। तो जो मेरा रोटी वाला काम हुआ, तो हमको लगा कि जिस रोटी को हम रोज़ बना रहे हैं, अगर ये रोटी ना हो तो पूरी दुनिया, जो पुरुष आज दम भरते हैं कि हम आर्ट कर रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे। वो भी कर रहे हैं उसी रोटी के लिए, और वो रोटी हम उनको बना के दे रहे हैं। जो हम गांधी जी का काम किया, गांधी सीरीज का काम वो मैंने देखा, वही बात है कि जैसे आपने धोती और लाठी इसका नहीं, जो ये जांता वाला काम किए, जांता वाले काम में गांधी बोलते थे कि हर हिंदुस्तानी को 2 रोटी मिलना चाहिए, उसका हक है, और गांधी को वो 2 रोटी कस्तूरबा दे रही थी। तो ये बात मैं भी बताती हूँ, और ये भी एक दुख ही है। जो आप बताए कि अमृता शेरगिल दुख और ये वाला काम करती, ये भी एक दुख है, सिर्फ उसको प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। हम ऐसा प्रेजेंट करते हैं कि लोग को पता नहीं चलता है कि दुख है, लेकिन ये भी दुख ही है। तो ये बताइए अंत में अर्चना जी कि जैसे मैंने आपका घर देखा, बहुत ही करीने से आपने इसको सजाया है, और लगता है आपका इसमें काफ़ी वक्त भी जाता है। पर्दों के रंग, कुशन के रंग, सारी चीज़ें बहुत करीने थे। क्या इसमें और काफ़ी सारी कलाकृतियाँ हैं। आपको एक सम्मान भी मिला है बिहार 14-15 में, बिहार कला सम्मान। वो इसलिए ना कि एक कलाकार का हर चीज़ कलात्मक होना चाहिए, तभी वो पूर्ण कलाकार है। सिर्फ कैनवस पे ड्राइंग कर देना वो कलाकार नहीं होगा। उसका माने कला हर चीज़ में झलक, मतलब घर में हर चीज़ में। इवन आप खाना दे भी रहे हैं किसी को परसकर, तो आप कैसे दे रहे हैं, जनरल आदमी से आपको वो कैसे अलग हो रहा है। आपके प्रेजेंटेशन से कोई समझ जाएगा कि ये कलाकार टाइप का चीज़ है, कि ये कुछ अलग है। जैसे मेरे घर में कोई आता है तो मेरा बाहर दरवाज़ा ही देख के बोलता है कि लगता है कि कोई कलाकार का घर है, तो अंदर आते तो पता चलता है कि आपका बहुत समय जाता है इसमें? नहीं, अब नहीं जाता। हाँ, समय जो इस मामले में आप कह सकते हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं तो लोग, महिलाएं जनरली कपड़ा खरीदती हैं, हम घर के लिए कुछ खरीदते हैं, वही समय है। और आधा घंटा 1 घंटा तो हर लोग देता है, घर को देता है। अंत में ये बताइए अर्चना जी कि कोई नई लड़की जो अगर कला फील्ड में आना चाहिए, जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत चुनौती है, पैसा भी एकदम सामान्य नहीं है, मतलब आसान नहीं है, तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमको लगता है भाई घर में सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, तभी काम हो पाएगा। हम जो इतना संघर्ष कर पा रहे हैं, और जो शायद मेरे हस्बैंड भी आर्टिस्ट हैं इसलिए, और दूसरी बात कि हम लोग 2 ही लोग हैं। जिसके घर में पूरी फैमिली होती है तो उसमें उनको काम करने का स्पेस नहीं होता है, और काम करने के स्पेस से ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलता है। अगर हम ये घर अपने तरीके से रख रहे हैं तो इसमें भी कहीं ना कहीं हम आर्ट के बारे में ही सोचते हैं, तभी घर हम ऐसा रख रहे हैं। तो जनरल लोग तो जो आप घर देखते हैं तो बहुत महंगा महंगा चीज़ खरीद लेंगे, लेकिन उसमें आर्ट नहीं दिखेगा। हम लोग का बहुत साधारण सा चीज़ होता है, लेकिन एक उसका वही रखने का तरीका है जो आर्टिस्टिक है, जो सब लोग को अच्छा लगता है। आगे आपकी अभी क्या प्लानिंग है, क्या आगे आने वाले दिनों में आप क्या करने वाली? अभी मेरा एक शो है जनवरी के शायद 1st-2nd वीक में, गैलरी बुक किए थे हम लोग एक ग्रुप शो के लिए। 3-4 लड़के थे जो पूछे कि हम बोले कि अगर कभी होगा तो बताना, तो बोला अरे आप कीजिएगा मेरे साथ। हम बोले एकदम करेंगे, और सब हमसे जूनियर ही हैं। तो अभी वो शो है मेरा जनवरी के, आज ही वो मैसेज आया कि गैलरी का डेट निकल गया है, तो हम काम कर रहे हैं, देखिए शो करते हैं दिल्ली में, फिर क्या होता है।
और कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे अपनी ओर से? हाँ, ये कि जैसे हम पढ़ने में मन नहीं लगता था तो लगा कि पढ़ाई के बिना आर्ट चल जाएगा, लेकिन नहीं, पढ़ाई भी ज़रूरी है। उसको भी आज के दौर में बिना पढ़ाई का आर्ट अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे और न समझा पाएंगे। तो इसलिए पढ़ना भी ज़रूरी है। कम से कम थोड़ा तो इंटरमीडिएट तक तो पढ़ ही ले, ग्रेजुएशन कर ले तो और अच्छी बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अर्चना जी। तो ये थी अर्चना सिन्हा जिनसे हम बात कर रहे थे। इनके बारे में जाने तो सबसे अच्छी बात इन्होंने कही कि जो कोई भी महिला आगे आना चाहती है उसको सिर्फ तकनीक से नहीं, कला नहीं, उसके विचार से, मतलब पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब बिहार की महिला कलाकार कैसे अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रही हैं, असर्ट कर रही हैं, इसकी प्रतीक के रूप में है अर्चना सिन्हा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत। दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे